नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक पटेल वेदांत एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम एमपीजी के सीरीज में नेशनल पार्क, सेंचुरी एवं बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ रहे थे, जो कि एमपीपीएससी, एमपीएसआई तथा स्टेट लेवल की सभी एग्जाम्स के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है। हम दो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ चुके थे। हमने कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान तथा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ लिया था। आज हम अन्य राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं पुनः इसकी एक बार और परिभाषा बताना चाहूंगा। राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है? देखिए, राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा वन क्षेत्र होता है जहां पर जीव जंतु तथा पौधों को संरक्षित किया जाता है। इसमें टूरिज्म को छोड़कर बाकी सभी प्रकार की मानवीय गतिविधियां जैसे चारा एकत्रित करना, वनोपज एकत्रित करना तथा जलाऊ लकड़ी को लाना इत्यादि पर पूर्णतः प्रतिबंध होता है। फिर वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत साधारण स्थिति में राज्य सरकार किसी वन क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा देती है, जबकि विशेष स्थिति में केंद्र सरकार भी किसी वन क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे सकती है। एक बार राष्ट्रीय उद्यान स्थापित हो जाए तो उसकी सीमा में परिवर्तन तभी किया जा सकता है जब नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, वह इसकी सिफारिश करे। तो ये हमने राष्ट्रीय उद्यान की परिभाषा देखी। अब हम आगे के जो जितने भी नेशनल पार्क बचे हुए हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो तीसरा हमारा जो नेशनल पार्क है वह है माधव नेशनल पार्क। ठीक है, माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में अवस्थित है। कौन से जिले में अवस्थित है? शिवपुरी जिले में अवस्थित है। इसकी स्थापना सन 1958 में की गई थी। तो यह मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में अवस्थित है। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी और यह मध्य प्रदेश का प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 237 किलोमीटर स्क्वायर है। इसके साथ ही इसकी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि नेशनल हाईवे 3 यह माधव नेशनल पार्क के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरता है। अगर आपको ये देखना हो कि किसी राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा का स्तर क्या होता है, तो आप एक बार माधव नेशनल पार्क जाएं और वहां पर देखें कि देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये नेशनल पार्क है और इसके बीचों बीच से ये NH3 गया हुआ है। तो यहाँ पर सिक्योरिटी का लेवल इतना अच्छा है कि बाई चांस आप यहाँ पर कार के माध्यम से जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर एक तो सभी जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। दूसरी चीज, अगर कोई भी जीव जंतु जैसे टाइगर अगर बीच सड़क पे आ जाए तो आप उसको भगा नहीं सकते हैं। ठीक है, जब तक उसकी मर्जी होगी तब तक वो बैठेगा। जब वो खुद ही चला जाएगा तब जाकर आप और आपके साथ में जितना भी जो काफिला है, जो जितने भी टूरिस्ट हैं, वो फिर इस NH3 के माध्यम से जा पाएंगे। इसके साथ ही जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। आप जीव जंतुओं को कुछ भी बिस्किट वगैरह या चने वगैरह खिला नहीं सकते हैं। ये पूरी तरीके से क्या है? प्रतिबंधित है। तो एक तरीके से यहाँ पर बहुत ही अच्छी सिक्योरिटी है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि यहां पर NH3 जो नेशनल हाईवे 3 है वो इसके बीचों बीच से होकर गुजरता है। इसके साथ ही इसी राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच एक बहुत ही खूबसूरत किला बना हुआ है जिसका नाम क्या है? जॉर्ज कैसल किला। तो जॉर्ज कैसल किला भी कहां पर अवस्थित है? माधव नेशनल पार्क में अवस्थित है। अब अगर हम इसकी अन्य विशेषताओं की चर्चा करें तो देखिए, माधवराव सिंधिया नाम से आप परिचित होंगे, राइट? तो प्राचीन समय में ग्वालियर के जो महाराजा थे वो अपना जो शिकार करते थे, और राजा महाराजाओं का शौक होता था शिकार करना और उनके साथ में फोटो खिंचाना। तो जो ग्वालियर के महाराजा थे उनका जो शाही शिकार क्षेत्र था, जहां पर केवल वो ही जाकर क्या करते थे? शिकार करते थे। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि ग्वालियर के महाराजाओं का शाही शिकार क्षेत्र कौन था, तो वो माधव नेशनल पार्क ही था पुराने समय में, राइट? इसके साथ ही माधवराव सिंधिया, जिनके नाम पर
इस नेशनल पार्क का नामकरण किया गया है। माधव नेशनल पार्क माधवराव सिंधिया के नाम से लिया गया है। तो माधवराव सिंधिया ने मणिहार नदी पर, ये नदी का आप नाम याद रखें, राइट। जैसे उदाहरण के तौर पर कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी नदी थी, राइट, हालोन नदी तथा बंजर नदी। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में चरणगंगा नदी, और यहां पर माधव राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी नदी है, मणिहार नदी है। ठीक है, चलिए वापस आ जाइए। तो माधवराव सिंधिया ने मणिहार नदी पर 3 बांधों का निर्माण करवाया था, जाधव सागर बांध, माधव सागर बांध एवं तीसरा यहां पर यह सांख्य सागर है, दरअसल सांख्य सागर। तो ये 3 बांधों का निर्माण कराया था, राइट। सबसे पहला कौन सा हो जाएगा, जाधव सागर बांध, दूसरा माधव सागर बांध और तीसरा हो जाएगा सांख्य सागर। तो इन 3 बांधों का जो निर्माण है वो किसने करवाया था, माधवराव सिंधिया ने करवाया था। कई बार प्रश्न में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जो जाधव सागर है वो किस राष्ट्रीय उद्यान में अवस्थित है। तो जाधव सागर हो, चाहे माधव सागर हो, चाहे सांख्य सागर हो, ये तीनों कहां पर अवस्थित है, माधवराव राष्ट्रीय उद्यान में, राइट। अगली इसकी मुख्य विशेषता ये है कि यहां पर बाघ, तेंदुआ, चीतल तथा सांभर इत्यादि जो जीव जंतु हैं ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इसके साथ ही आपको एक बात विशेष रूप से याद रखनी है कि मध्य प्रदेश में जो टोटल टाइगर प्रोजेक्ट है उनकी संख्या है 7, उसमें से 6 राष्ट्रीय उद्यान है। तो कभी कभी कंफ्यूजन ना हो तो आप इसीलिए इस पॉइंट को भी याद रख सकते हैं कि जो माधव नेशनल पार्क है उसमें टाइगर प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है। तो ये माधव नेशनल पार्क के बारे में जानकारी हुई। अब अगले राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ते हैं, पेंच नेशनल पार्क, राइट। पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है, छिंदवाड़ा एवं सिवनी जिले में। देखिए कई बार क्या होता है कि जो भौगोलिक सीमा होती है वो वन क्षेत्र के ऊपर निर्धारित नहीं होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर कह दिया कि मैंने ये एक लंबा क्या है, वन क्षेत्र है। अब हो सकता है कि इसका इतना जो क्षेत्र है वो कोई अन्य जिला है और इसका कोई जो वन क्षेत्र है ये दूसरा जिला हो सकता है। तो अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान 2 या 2 से अधिक जिलों में भी अवस्थित हो सकते हैं, राइट। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इनकी ये बिल्कुल चौकोर होते हैं या गोलाकार होते हैं तो ये एक ही जिले में अवस्थित होंगे। ये तो वन क्षेत्र है, किसी भी आकृति में किसी भी भूभाग पर अवस्थित हो सकता है। तो ये 2 बातें आपको याद रखनी है कि जो पेंच नेशनल पार्क है वो मध्य प्रदेश के सिवनी तथा छिंदवाड़ा जिलों में अवस्थित है। इसकी स्थापना 1980 में की गई थी, राइट। और इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो 293 किलोमीटर स्क्वायर है या 293 वर्ग किलोमीटर है, राइट। वर्तमान में जो इसका नाम है वो क्या है, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान। ये जो जितने भी निकनेम होते हैं ये कई बार पूछे जा सकते हैं। तो इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी के नाम से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। इसके साथ ही एक जो महत्वपूर्ण आपको बात याद रखनी है वो ये है कि देखिए हॉलीवुड की एक फेमस मूवी है या एक फेमस नॉवेल था द जंगल बुक, जिसमें या उस द जंगल बुक मूवी आपने हो सकता है देखी हो या नॉवेल पढ़ा हो। तो उस बुक में क्या था कि मोगली नाम का लड़का था, वो जंगल में सभी जीव जंतुओं के साथ में बड़ा हुआ था और उनके साथ ही वो खेलता कूदता था, कुलाटियाँ मारता था, राइट। तो इसके ऊपर नॉवेल भी लिखा गया और फिल्म भी बनी। तो खास बात यह है कि उसके जो राइटर हैं रुडयार्ड किपलिंग, उन्होंने जो किताब लिखी है द जंगल बुक वो इसी नेशनल पार्क के ऊपर लिखी गई है। तो यहाँ पर आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि रुडयार्ड किपलिंग ने किताब लिखी है, कौन सी, द जंगल बुक। तो द जंगल बुक जो किताब है वो रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी है और वह जो किताब है वो इसी नेशनल पार्क पर अवस्थित है। अब इस नेशनल पार्क में उस
किताब या जो नॉवेल है उसका जो पात्र है, जैसे मोगली हो जाएगा, उसके दोस्त बगीरा हो जाएंगे, उन सब की मूर्तियां बनाई गई हैं और उसको क्या नाम दिया गया है, मोगली लैंड का नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये मोगली लैंड की जो कहानी है वो द जंगल बुक से ही आई है। तो रुडयार्ड किपलिंग ने द जंगल बुक किताब लिखी है और इसका ही एक मुख्य कलाकार है मोगली। तो मोगली और उसके साथियों का एक मूर्तियां बनाई गई हैं, उसको क्या कहा गया है, मोगली लैंड कहा गया है। राइट, अब यहां पर जो पेंच नेशनल पार्क है वह भारत का सबसे छोटा टाइगर प्रोजेक्ट है। समझ में आया, यहां पर मैं नेशनल पार्क की बात नहीं कर रहा हूं, टाइगर प्रोजेक्ट की। ध्यान रखिए, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा कानाकेसली, सबसे छोटा फॉसिल नेशनल पार्क हो जाएगा जो कि डिंडोरी में है। मैं यहां पर बात कर रहा हूं किसकी, टाइगर प्रोजेक्ट की। देखिए, भारत में लगभग 50 टाइगर प्रोजेक्ट हैं, जिसमें से जो सबसे बड़ा टाइगर प्रोजेक्ट है वह है नागार्जुन श्रीशैलम, जो कि आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। राइट, तो ऐसा टाइगर प्रोजेक्ट जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है वह नागार्जुन श्रीशैलम है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। वहीं अगर सबसे छोटे टाइगर प्रोजेक्ट की बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा, पेंच नेशनल पार्क। यह पूरे भारत का सबसे छोटा टाइगर प्रोजेक्ट है। राइट, तो ये इस राष्ट्रीय उद्यान की हमने प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात की। अब हम अगले राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ेंगे, पेंच नेशनल पार्क। ठीक है, तो देखिए, पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के 2 जिलों में अवस्थित है, पन्ना एवं छतरपुर। एवं इसकी स्थापना कब की गई थी, 1981 में की गई थी। इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है, 543 वर्ग किलोमीटर। इसके साथ ही इसे 1994 में टाइगर प्रोजेक्ट में जोड़ा गया था। तो ये हो गई इसकी बेसिक जानकारी कि पन्ना नेशनल पार्क पन्ना एवं छतरपुर में अवस्थित है। स्थापना 1981 में हुई, क्षेत्रफल 543 है। 1994 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट से जोड़ा गया। इसकी खास बात क्या है, यहां पर रेप्टाइल पार्क है। राइट, क्या है यहां पर, रेप्टाइल पार्क। ठीक है, रेप्टाइल्स वे जीव होते हैं जो रेंग कर चलते हैं। राइट, हो सकता है हिंदी में आपसे ये पूछा जाए, सरीसृप, सरीसृप पार्क रेंग कर चलने वाले जंतु। राइट, तो ऐसे जंतु जो रेंग कर चलते हैं उनको सरीसृप कहते हैं, रेप्टाइल कहते हैं। और यहां पर रेप्टाइल पार्क भी अवस्थित है, अर्थात यहां पर रेंग कर चलने वाले जंतुओं को सुरक्षित रखा जाता है। राइट, इसके साथ ही इसके 3 भाग हैं। ठीक है, हो सकता है एग्जाम्स में आपसे ये पूछा जाए कि जो तलगांव का पठार है वो किस राष्ट्रीय उद्यान का भाग है, या जो केन नदी घाटी है वो किस राष्ट्रीय उद्यान का भाग है। राइट, तो जो पन्ना नेशनल पार्क है उसके 3 भाग हैं। एक क्या हो जाएगा यहाँ पर, तलगांव का पठार, दूसरा क्या हो जाएगा, हिनौती का पठार, और तीसरा क्या हो जाएगा, केन नदी घाटी। और इस राष्ट्रीय उद्यान के आसपास से बहने वाली जो नदी है वो कौन सी हो जाएगी, केन नदी हो जाएगी। तो इतनी बातें आपको मुख्य रूप से याद रखनी है। यहाँ पर रेप्टाइल पार्क है और इसके साथ ही इसके 3 भाग हैं, तलगांव का पठार, मध्य हिनौती का पठार और केन नदी घाटी। ठीक है, ये पन्ना नेशनल पार्क की प्रमुख बातें हो गई। अब हम अगले नेशनल पार्क के बारे में पढ़ेंगे, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। राइट, तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में अवस्थित है। राइट, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने पहले भी बताया था कि कई बार एक बड़ा जो भूभाग होता है उसको हम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो पचमढ़ी है, पचमढ़ी एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र या बायोस्फीयर रिजर्व है।
राइट, उसका जो एक भाग है, जैसे मैंने कह दिया ये पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ये पूरा का पूरा हो गया। इसका जो एक भाग है वह है पचमढ़ी सेंचुरी के नाम से जाना जाता है, राइट, और इसके ही एक भाग में यहाँ पर क्या है, सतपुड़ा नेशनल पार्क है। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये है कि एक वन क्षेत्र में इसमें टाइगर प्रोजेक्ट भी, ये टाइगर प्रोजेक्ट में भी सम्मिलित है। तो कुल मिलाकर जो चार हमारे जो हैं, ठीक है, नेशनल पार्क, अभ्यारण्य और उसके बाद में बायोस्फीयर रिजर्व और टाइगर प्रोजेक्ट, ये सभी एक ही वन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जहां पर टाइगर प्रोजेक्ट होगा वहां पर सबसे अच्छी सुरक्षा होगी, फिर नेशनल पार्क में, फिर सेंचुरी में और फिर बायोस्फीयर रिजर्व में। अब हम इसके कुछ प्रमुख बार जो जानकारी है वो पढ़ते हैं। तो सतपुड़ा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में अवस्थित है। इसकी स्थापना 1981 में की गई थी और इसको 1999-2000 में टाइगर प्रोजेक्ट में जोड़ा गया है। ये इसकी बेसिक जानकारी हुई। खास जानकारी ये है कि इस नेशनल पार्क में कृष्ण मृग या काला हिरण या अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, ब्लैक बक कहा जाता था। ये तीनों ही नाम है, कृष्ण मृग, काला हिरण या ब्लैक बक, मुख्य रूप से सतपुड़ा नेशनल पार्क में ही पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर चीतल, सांभर, नीलगाय एवं उड़ने वाली गिलहरी इत्यादि भी पाए जाते हैं और गेंट गिलहरी भी इसी नेशनल पार्क में पाई जाती है। तो ये सतपुड़ा नेशनल पार्क के बारे में पढ़ लिया है हमने। अब हम अगले नेशनल पार्क पर चर्चा करेंगे, संजय गांधी नेशनल पार्क। ठीक है, तो संजय गांधी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के सीधी एवं सिंगरौली जिले में अवस्थित है। ठीक है, और ये तो बहुत अच्छे से पता होगा कि जो सिंगरौली जिला है उसका गठन सीधी को विभाजित करके ही किया गया था। तो संजय गांधी नेशनल पार्क सीधी एवं सिंगरौली जिले में अवस्थित है। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। इसका कुल क्षेत्रफल 466 वर्ग किलोमीटर है, राइट। ये हो गई इसकी बेसिक जानकारी। अब इसकी जो विशेष जानकारी है वो क्या है कि देखिए, जब मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था, जैसे ये मध्य प्रदेश का बायां हिस्सा हो जाएगा और ये इस तरीके से यहां पर छत्तीसगढ़ जुड़ा हुआ है, राइट। तो ये जो नेशनल पार्क है वो यहां पर अवस्थित है, ये इस तरीके से। और आपको पता है कि 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का क्या हो गया है, विभाजन हो गया है। तो ध्यान रखें, 2000 से पहले जब छत्तीसगढ़ का विभाजन नहीं हुआ था तब मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान था डुमरी नेशनल पार्क, राइट। और जब इसका विभाजन हो गया तो मध्य प्रदेश का वर्तमान समय में सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा हो गया, कान्हा-किसली नेशनल पार्क। दूसरी चीज, पहले इसका नाम था डुमरी नेशनल पार्क, राइट। अब इसका विभाजन हो गया, ठीक है। तो इसके विभाजन के पश्चात इसका जो भाग मध्य प्रदेश में है उसका नाम क्या है, संजय गांधी। ये हो गया संजय गांधी। और जो भाग इसका छत्तीसगढ़ में है उसका नाम क्या हो गया यहां पर, घासीदास। राइट। तो ये तीनों चीजें आपको क्लियर हुई। यहां से 4 फैक्ट क्लियर हो रहे हैं। मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ के विभाजन से पहले मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा था, डुमरी नेशनल पार्क, राइट। फिर संजय गांधी का पुराना नाम क्या हो जाएगा, डुमरी नेशनल पार्क। दूसरा, जो भाग मध्य प्रदेश में है उसका नाम क्या है, संजय गांधी नेशनल पार्क। और जो भाग छत्तीसगढ़ में है उसका नाम क्या है, घासीदास नेशनल पार्क, राइट। इसीलिए इसका एक अन्य नाम घासीदास भी है, राइट। तो ये सब बातें मैंने आपको यहाँ पर समझा दी हैं कि इसका आधा भाग छत्तीसगढ़ में चला गया है और छत्तीसगढ़ में इसका नाम है घासीदास नेशनल पार्क। पहले इसका नाम क्या था, डुमरी नेशनल पार्क।
ठीक है। और इसके साथ ही इसको सन 2008 में टाइगर प्रोजेक्ट के तौर पर भी जोड़ा गया है, ठीक है। एक बात याद रखें कि 2008 के बाद में किसी भी नेशनल पार्क को राष्ट्रीय उद्यान किसी भी राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर प्रोजेक्ट में नहीं जोड़ा गया। इसका मतलब ये कि अगर आपसे एग्जाम्स में पूछा जाए कि किस राष्ट्रीय उद्यान को या कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नवीनतम है जिसे टाइगर प्रोजेक्ट में जोड़ा गया है, तो वह भी कौन सा हो जाएगा, संजय गांधी नेशनल पार्क, राइट। और छत्तीसगढ़ विभाजन से पहले यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान था। तो ये मैंने आपको बता दिया है। तो ये यहाँ पर संजय गांधी नेशनल पार्क के बारे में जानकारी हुई। अब अगला नेशनल पार्क पढ़ते हैं, वन विहार नेशनल पार्क। देखिए, वन विहार नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में अवस्थित है, राइट। और यह मध्य प्रदेश की राजधानी भी है। तो इसकी जो बेसिक जानकारी है, वन विहार नेशनल पार्क भोपाल जिले में अवस्थित है। इसकी स्थापना 1979 में की गई थी। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, 4.45 किलोमीटर स्क्वायर है। ये इसकी क्या हो गई है यहाँ पर बेसिक जानकारी। अब इसकी खास जानकारी क्या है, देखिए, एक तो इसका क्षेत्रफल कम है, यह राजधानी में है, तो इसका प्रबंधन इतना अच्छा है कि अगर आप किसी भी विशेष पशु पक्षी को देखने की ख्वाहिश रखते हैं, जैसे आपको मगरमच्छ देखना है, आपको टाइगर देखना है, तो आप उनके जो बाड़े बने हुए हैं उनमें जाकर, या जो फेंसिंग है उनमें जाकर आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बंदर को कुलाटियां मारते हुए ना देखें तो फिर नेशनल पार्क घूमने का मतलब क्या रहा। तो यहाँ पर इतनी अच्छी व्यवस्था है कि आप जिस भी जीव जंतुओं को देखना चाहें उनके बाड़ों में आप बहुत करीब से उन जीव जंतुओं को देख सकते हैं, राइट। और इसी के कारण, उनके बेहतर प्रबंधन के कारण ही इसे आधुनिक चिड़ियाघर का नाम दिया गया है, राइट। तो बेहतर प्रबंधन के कारण ही जो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है उसे आधुनिक चिड़ियाघर का नाम दिया गया है। इसके साथ ही यहाँ पर क्या है, मानव संग्रहालय भी है, राइट। ये भी कई बार पूछा जाता है कि एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जिसमें मानव संग्रहालय अवस्थित है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है। इसके साथ ही एकमात्र तथा यहाँ पर देश का पहला नेशनल पार्क जिसे ISO सर्टिफाइड हुआ है वह भी कौन सा है, वन विहार नेशनल पार्क, ठीक है। ये दो चीजें आप याद रखेंगे कि देखिए, देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिसे मैस्कट प्राप्त हुआ है, शुभंकर प्राप्त हुआ है, कानाकसली राष्ट्रीय उद्यान, क्या नाम था, वीर सिंह, ठीक है। और क्या था वो, एक बारहसिंगा था। वैसे ही देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिसे ISO सर्टिफाइड मिला है, या जो ISO प्रमाणिक है, वह कौन सा है, वन विहार। कब मिला है इसको, 2008 में, राइट। तो ये देश का पहला नेशनल पार्क है जो ISO सर्टिफाइड है। इसके साथ ही इस नेशनल पार्क से ही जीवों को गोद लेने की प्रथा प्रारंभ हुई है, इस वजह से कि आम आदमी भी जीवों के संरक्षण में अपना योगदान दे सके। तो ये वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हमने चर्चा की। अगला नेशनल पार्क है फॉसिल या जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, राइट। देखिए, हमारे देश में गिने चुने राष्ट्रीय उद्यान हैं जहां पर जीव जंतुओं के जो अवशेष होते हैं, जीवाश्म होते हैं, उनको म्यूजियम में आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से संरक्षित रखा जाता है। तो मध्य प्रदेश में जो फॉसिल या जीवाश्म नेशनल पार्क है वह अवस्थित है, और कहां पर अवस्थित है, डिंडोरी जिले में। तो इसकी बेसिक जानकारी में फॉसिल या जीवाश्म नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में अवस्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1968 में, ठीक है। और इसके साथ ही इसकी जो खास जानकारी में वो सबसे पहला ये हो जाएगा कि ये सबसे छोटा नेशनल पार्क है जिसका कुल क्षेत्रफल कितना है, 0.27 किलोमीटर स्क्वायर। और इसके बाद दूसरा नंबर किसका है, वन विहार का, राइट। तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क फॉसिल या जीवाश्म नेशनल पार्क है जिसका कुल क्षेत्रफल कितना है, 0.27 किलोमीटर स्क्वायर, राइट। इसके साथ ही यहाँ पर मध्य प्रदेश में ये एक
ठीक है, ध्यान रखना। मध्य प्रदेश में एक अन्य जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान भी प्रस्तावित है। क्या नाम है उसका? डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, जो कि धार में प्रस्तावित है। राइट। अब चूंकि डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की जब स्थापना हो जाएगी तो वो नवीनतम हो जाएगा या दूसरा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, तो पहला फॉसिल नेशनल पार्क कौन सा हो जाएगा? यही, ठीक है, जीवाश्म नेशनल पार्क जो कि डिंडोरी में है, यह मध्य प्रदेश का पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। इसके साथ ही इस नेशनल पार्क के घुघवा में, ध्यान रखिए कहां पर? घुघवा में हाइफेनेट के जीवाश्म भी पाए गए। और ध्यान रखिए, हाइफेनेट के जीवाश्म वर्तमान समय में अफ्रीका महाद्वीप में भी पाए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्राचीन समय में अफ्रीका महाद्वीप एवं भारतवर्ष जो है वो आपस में जुड़े हुए थे, और उसी अफ्रीका महाद्वीप से विभाजित होकर या उसी गोंडवाना लैंड से टूटकर मध्य प्रदेश तथा भारत का निर्माण हुआ था। इसलिए आप पढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का भाग है। इसका प्रमाण हमको कहां से मिलता है? यहीं से मिलता है। तो इसके घुघवा में हाइफेनेट के प्रमाण भी मिलते हैं। इसीलिए इस राष्ट्रीय उद्यान को घुघवा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आप याद रखें कि घुघवा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहां पर है? डिंडोरी जिले में है। तो इसको घुघवा या गोदवा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। राइट। अब हमारे पास में मुख्य रूप से 3 राष्ट्रीय उद्यान और बचे हैं। राइट। पहला हो जाएगा कूनो पालपुर नेशनल पार्क। देखिए, यह मध्य प्रदेश का सबसे नवीनतम स्थापित राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना हाल ही में हुई है। राइट, ठीक है। तो कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? श्योपुर एवं मुरैना जिले में अवस्थित है। ठीक है। अब यहां पर इसे 1981 में, ठीक है, तो श्योपुर मुरैना जिले में अवस्थित है। 1981 में इसे अभयारण्य का दर्जा प्राप्त था, या इसको अभयारण्य का दर्जा दे दिया गया। राइट। परंतु हुआ ये, देखिए, हमारे भारतवर्ष में जो एशियाटिक लाइन है, राइट, एशियाटिक लाइन या बब्बर शेर, ये गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। और उनको संरक्षित करने के लिए हमारे देश में अन्य क्षेत्रों को भी खोजा गया, जिसमें से जो कूनो नेशनल पार्क है वह है जो गिर के बब्बर शेर हैं, उनके लिए क्या है, यह क्षेत्र उनकी सुरक्षा के लिए अच्छा माना गया है। इसीलिए जब मध्य प्रदेश सरकार ने बब्बर शेर बसाने की प्रयास किए और जब गिर नेशनल पार्क से संपर्क किया, तो उन्होंने कारण दिया कि आपका जो क्षेत्रफल है, कूनो सेंचुरी का क्षेत्रफल कम है, इसीलिए बब्बर शेरों को कूनो सेंचुरी में संरक्षित नहीं किया जा सकता है। फिर बाद में सरकार ने कूनो जो सेंचुरी थी, जिसका क्षेत्रफल 344 किलोमीटर स्क्वायर था, उसके आसपास के क्षेत्र को शामिल किया गया और उस संपूर्ण क्षेत्र को मिलाकर कूनो पालपुर की स्थापना की गई। तो इसको नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया गया? 2018 में। अभयारण्य का दर्जा मिला 1981 में। इसको अभयारण्य से राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा क्यों दिया गया? ताकि बब्बर शेरों को सुरक्षित किया जा सके। वर्तमान में इसका क्षेत्रफल कितना है? 748 किलोमीटर स्क्वायर है। और ये मैंने आपको बता दिया है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात से एशियाई शेरों को लाकर यहां पर संरक्षित किया जाएगा। तो ये मध्य प्रदेश के ऐसे राष्ट्रीय उद्यान हैं या थे जिनकी स्थापना हो चुकी है। अब मध्य प्रदेश के 2 राष्ट्रीय उद्यान ऐसे हैं जो कि अभी भी प्रस्तावित हैं। सरकार ने उसकी अधिसूचना अभी तक जारी नहीं की है। राइट। सबसे पहला हो जाएगा डायनासोर जीवाश्म नेशनल पार्क। ठीक है। मध्य प्रदेश का घुघवा या गोदवा पहला जीवाश्म नेशनल पार्क है और दूसरा होगा डायनासोर जीवाश्म नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? धार जिले में अवस्थित है। यह धार जिले में अवस्थित है। ठीक है। और इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाने की जो आधिकारिक घोषणा है वो कब की गई है? 2013 में। इसके साथ ही यहाँ पर 6.5 से लेकर लगभग 7 करोड़ वर्ष पुराने डायनासोर के जो जीवाश्म हैं उनको क्या किया जाएगा? संरक्षित किया जाएगा। एक म्यूजियम भी बनाया जाएगा जहां पर अवशेषों को रखा जाएगा। राइट। इसके साथ ही
इसकी जो स्थापना है और इसका जो नोटिफिकेशन है अभी तक जारी हो नहीं पाया है, राइट। तो इसकी आधिकारिक घोषणा 2013 में हुई है, धार जिले में अवस्थित है और यहाँ पर डायनासोर के अवशेषों को संरक्षित रखा जाएगा। अब अंतिम जो प्रस्तावित नेशनल पार्क है वो पढ़ते हैं हम, ओंकारेश्वर नेशनल पार्क, राइट। ओंकारेश्वर नेशनल पार्क भी एक प्रस्तावित नेशनल पार्क है जिसको खंडवा जिले में स्थापित किया जाएगा। ये कहां पर स्थापित होगा? खंडवा जिले में स्थापित होगा। इसके साथ ही इसके गठन की जो आधिकारिक सूचना है वो 2004 में जारी हुई है। एक बार जब इनका नोटिफिकेशन आ जाएगा तो हमें पता चल पाएगा कि इनका क्षेत्रफल कितना होगा, इनकी अन्य विशेषताएं क्या होंगी, इन सब के बारे में और जो विशेष जानकारियां हैं वो इनकी स्थापना के पश्चात हमें प्राप्त हो जाएंगी। तो फिलहाल में हमने मध्य प्रदेश के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं उनके बारे में हमने बहुत ही विस्तार से पढ़ लिया है, ठीक है। आप मैंने जो पढ़ाया है ये नोट्स की पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी, जो लिंक दी हुई है आप उस लिंक के माध्यम से इन नोट्स को पीडीएफ के रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं और घर पे जाकर इनको रिवाइज करें, बार बार रिवाइज करेंगे तो ये चीजें आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।